हेलो फ्रेंड्स, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स हम चर्चा कर रहे थे इंडियन पॉलिटी, और उस इंडियन पॉलिटी में हमने लक्ष्मीकांत की बुक हम उसमें चर्चा कर रहे थे। और पहला लेसन जो हमने लिया हमने उसमें चर्चा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की। ठीक है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की हम चर्चा कर रहे थे और उसमें पहला लेसन हमने डिस्कस किया जिसमें हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की बात की। देन हमने बात की 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट, और उससे पहले मैंने आपको बताया कि 1781 में एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी आया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां जो रह गई थी उन कमियों को दूर करने के लिए। तो ये हमने मित्रों चर्चा की। और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं फ्रेंड्स, वो हम चर्चा करेंगे 1813 के चार्टर एक्ट की, यानी 1773 और 1781 और 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट के बाद जो हमारा अगला जो एक्ट है, अगला जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा यानी महारानी एलिजाबेथ प्रथम के जो चार्टर के द्वारा जो फिर अगले जो चार्टर एक्ट निकल कर के आते हैं, उसमें हमारा जो एक्ट है वो है 1813 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, और चार्टर का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था मित्रों की चार्टर का मतलब होता है अधिकार पत्र। क्या कहते हैं उसको कहते हैं अधिकार पत्र। यानी हम आपको इस चार्टर के माध्यम से अधिकार देते हैं, तो वो उसको हम क्या कहते हैं, अधिकार पत्र कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम देखो स्टार्ट कर रहे हैं। और जिन्होंने भी मित्रों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर क्लिक कर लें ताकि मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। क्लियर? तो फ्रेंड्स देखिए, और जिन्होंने भी पिछला लेसन नहीं देखा है, पिछली वीडियो नहीं देखी है, ज़रूर से आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के नाम से अलग से लिस्ट बनी हुई है, तो जितनी भी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से संबंधित वीडियोज आएंगी वो सभी उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। क्लियर? तो देखो क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। 1813 का चार्टर एक्ट है। पहला प्रावधान क्या कह रहा है? कह रहा है कि कंपनी का भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। यानी जो हम बात कर रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। 1765 में उसने इलाहाबाद की संधि के तहत बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी के अधिकार प्राप्त किए। और कंपनी का मात्र एक उद्देश्य ये था, वो एक ही पर्पस से आई थी, केवल और केवल बिजनेस से पर्पस से। और आगे जाकर के फिर इसने देखो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया भारत में कि 200 वर्षों तक ब्रिटिश का भारत में जो है शासन रहा। तो यही कह रहे हैं कि कंपनी का भारत पर जो व्यापार का एक अधिकार था वो इस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश ताज ने समाप्त कर दिया कि केवल और केवल कंपनी जो है वही भारत में व्यापार कर सकती है। इसका जो है अधिकार, एकाधिकार, मोनोपोली जो थी वो यहाँ पे फिर जो उसको समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट कहते हैं कि यदि भी उसका चीन से व्यापार और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा, यानी चाइना के साथ व्यापार और जो टी यानी जो चाय का व्यापार है वो केवल और केवल कौन कर सकती है? केवल और केवल यही कंपनी ही कर सकती है। मोनोपोली का मतलब होता है कि केवल और केवल हमने एक व्यक्ति को ये अधिकार दे दिया किसी भी प्रकार का व्यापार करने का, चाहे अधिकार हो या किसी प्रकार का अधिकार, तो वो जो व्यक्ति है या वो जो कंपनी है वही व्यक्ति या वही कंपनी उस पर्टिकुलर चीज़ से संबंधित, पर्टिकुलर गुड से संबंधित व्यापार कर सकती है और कोई भी व्यक्ति उसका व्यापार नहीं कर सकता। जैसे हम पेटेंट की बात करते हैं, ठीक है, जैसे किसी प्रकार के चाहे रासायनिक चीज़ों के लिए या जैविक चीज़ों के लिए जब हम पेटेंट देते हैं, तो जो व्यक्ति होता है या जो वो कंपनी होती है वही उस रासायनिक, चाहे केमिकल हो या फिर कोई किसी प्रकार की ड्रग्स हो, दवाइयाँ हों, तो वो व्यक्ति या वो कंपनी ही बना सकती है। तो वही बात यहाँ पे भी निकल करके आ रही है कि चीन के साथ व्यापार और चाइना के साथ व्यापार जो करेगा वो कौन करेगी? केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो प्रावधान क्या कहता है। नेक्स्ट प्रावधान मित्रों कहता है कि कंपनी के भागीदारों को भारतीय राजस्व से 10.5% लाभांश दिए जाने की व्यवस्था भी की गई। यानी कंपनी में जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, साझेदार जितने भी होते हैं, तो उन साझेदारों को हमने क्या किया मित्रों? हमने कहा कि भैया भारत में जितना भी रेवेन्यू प्राप्त होगा, जितनी भारत से कमाई होगी, उस कमाई का 10.5% लाभांश, तो उसको जो है हम भारत के जो यानी कंपनी में जो स्टेक होल्डर्स थे
उन स्टेक होल्डर्स को हम 10.5% लाभांश देने की व्यवस्था हमने कर दी इस एक्ट के माध्यम से। क्लियर। नेक्स्ट प्रावधान कहता है कंपनी की ओर अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों और राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार हमने दिया, यानी अगले 20 सालों तक हमने फिर ये अधिकार दे दिया। और मित्रों आप इस बात का ध्यान रखना, जितने भी ये एक्ट आएंगे ज़्यादातर एक्ट आपको प्रत्येक 20 वर्ष में प्रत्येक 20 वर्ष में आपको ये एक्ट देखने को मिलेंगे। जैसे 1773 का, फिर 1773 के बाद 1800, मोटे मोटे तौर पर देखें तो 1813 का। मैंने आपसे यहाँ पे अभी 1813 का चार्टर एक्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अब 1813 के चार्टर एक्ट के बाद एक्ट जो आएगा ना मित्रों, वो आएगा 1833 का, यानी 20 साल के बाद। फिर 20 साल के बाद आएगा कब? 1853 में। तो इस प्रकार से एक्ट, ज़्यादातर एक्ट जितने भी अधिनियम हैं वो अधिकतर 20 साल तक आ रहे हैं, क्योंकि 20 वर्षों तक उन्होंने, यानी जितने भी काम होते थे वो 20 वर्षों के लिए बढ़ा देते थे। तो 20 वर्षों के बाद ये एक्ट निकल करके आते हैं। तो यही कहे हैं कि कंपनी की अगले 20 सालों तक उनको भारत के प्रदेश और रेवेन्यू पर नियंत्रण का अधिकार हमने कंपनी को दिया। नेक्स्ट कहते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रावधान है, कई बार यहाँ पे एग्जाम्स में क्वेश्चन भी बनते हैं कि पहली बार भारत में ईसाई धर्म प्रचारकों को कब अनुमति दी गई। तो यही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि ईसाई धर्म प्रचारकों को आज्ञा प्राप्त करके भारत से धर्म प्रचार के लिए आने की सुविधा भी प्राप्त हो गई, यानी इंडिया के अंदर ईसाई धर्म प्रचारक आने लगे। इस एक्ट के माध्यम से उनको जो हमने ये परमिशन दे दी कि आप ईसाई धर्म का प्रचार इंडिया में आकर के कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट प्रावधान कहता है कि कंपनी की आय से, क्या कह रहा है मित्रों, कि कंपनी की आय से भारत की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए व्यय करने की व्यवस्था भी की गई। यानी एक प्रावधान ने ये और जोड़ दिया इंडिया में एजुकेशन सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए, एजुकेशन में और प्रगति लाने के लिए, और उसमें जो है नई उसमें एक प्रगति लाने के लिए हमने क्या किया, कंपनी जितनी भी पैसा कमाएगी उस पैसों से क्या होगा कि उसको प्रति साल यानी प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए शिक्षा पर, इंडिया में एजुकेशन पर आपको जो है खर्च करना पड़ेगा। यानी उस समय में 1 लाख रुपए बहुत बड़ी बात है, यानी 1813 की हम बात कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो 1 लाख रुपए वहाँ पे 10 करोड़ रुपए के बराबर हैं। तो ये प्रावधान मित्रों हमने चर्चा की 1813 की चार्टर एक्ट की, यानी मोटे मोटे तौर पर मैंने आपके साथ 4 प्रावधान या 5 प्रावधान की हमने चर्चा की है। क्लियर है। तो फ्रेंड्स अब हम चर्चा कर रहे हैं 1833 के चार्टर अधिनियम की, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट है। इसमें कुछ प्रावधान ऐसे आएंगे जहाँ से विशेष तौर पर, स्पेशल तौर पर देखें तो वहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। पहला प्रावधान क्या है, कह रहा है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ निहित थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। मित्रों कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है, तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। और मित्रों पिछले लेसन में मैंने आपसे चर्चा की थी कि बंगाल के गवर्नर को, यानी बंगाल का गवर्नर जनरल हमने बनाया था। कौन से अधिनियम, कौन से एक्ट के अंदर बनाया था? आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर से कमेंट बॉक्स में डालेगा। मैंने पिछले लेसन में, यानी पिछली वीडियो में मैंने इस बात की चर्चा आपसे की थी कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया था। और हिंट मैं आपको दे देता हूँ कि ऐसे पहले जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के गवर्नर जनरल, वो थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। क्लियर। आज जो मित्रों हम चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि इस एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल, यानी बंगाल के गवर्नर को हमने बनाया क्या, बंगाल का गवर्नर जनरल। अब हम क्या कर रहे हैं, बंगाल के गवर्नर जनरल से हम बना रहे हैं भारत का गवर्नर जनरल। क्लियर है। तो बंगाल का गवर्नर जनरल पहले वारेन हेस्टिंग्स, भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरूर से आपको उसको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट प्रावधान की हम चर्चा कर रहे हैं। तो नेक्स्ट प्रावधान क्या कहता है कि इसमें मद्रास और मुंबई के गवर्नर को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया। क्या, मद्रास का गवर्नर और मुंबई का गवर्नर, इन दोनों के पास पहले विधायिका संबंधी, कानून बनाने से संबंधित अधिकार थे, पावर्स उनको हमने दी रखी थी। तो वह सभी जो पावर्स थी हमने उनसे छीन ली, हमने उनको इन सभी पावर्स से
वंचित कर दिया। नेक्स्ट कहते हैं कि भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार हमने प्रदान कर दिया, यानी इन दोनों से हमने शक्तियाँ छीन ली, विधायिका से संबंधित, कानून बनाने से संबंधित। और हमने क्या किया, हमने किया कि भारत का जो गवर्नर जनरल है, उस भारत के गवर्नर जनरल को हमने जो है ये सारी शक्तियाँ दे दी कि भैया आप जो है विधायिका से संबंधित अधिकार हमने आपको दिए, यानी कानून बनाने से संबंधित जितने भी अधिकार होंगे यानी असीमित, यानी उनको बहुत से अधिकार हमने यहाँ पे दे दिए। और नेक्स्ट कहते हैं क्या करें, नेक्स्ट कहता है कि इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए कानून के तहत बने कानून एक्ट कहलाए। यानी पहले जो कानून बने उनको तो हमने क्या किया, रेगुलेटिंग एक्ट, नियामक कानून, लेकिन बाद में जो कानून बने उनको हमने क्या कहा, एक्ट कहा हमने। क्लियर है। नेक्स्ट प्रावधान कहता है मित्रों, ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है मित्रों, आप इस बात का ध्यान रखना। 1833 के चार्टर एक्ट की हम चर्चा कर रहे हैं, यानी मैंने आपसे चर्चा की थी पिछले लेसन में हमने इस बात की चर्चा की मित्रों कि सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी अब व्यापार करने के लिए आई थी और 1765 ईस्वी में उसने बक्सर के युद्ध के बाद 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और बक्सर का युद्ध मित्रों खत्म हुआ था इलाहाबाद की संधियों के तहत। तो 1765 में जब इलाहाबाद की संधियां हुई तब जाकर के मित्रों उसने कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी के अधिकार प्राप्त किए। रेवेन्यू से संबंधित जितने भी पावर्स होती है, जितने भी उनके पास जो है ऑथोराइज्ड पावर्स जो होती है वे सब उनके पास अधिकार थे। और यहाँ पे मित्रों इस एक्ट में क्या प्रावधान कह रहा है, इस एक्ट में अब कह रहा है मित्रों कि ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारी निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया। यानी मित्रों व्यापार जो मित्रों कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी इतने सालों से, तो हमने यानी अब यहाँ पे इस एक्ट के माध्यम से क्या किया जाएगा, कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों को समाप्त कर दिया, यानी और कंपनी अब केवल और केवल प्रशासनिक निकाय बन गई। क्या अब केवल कंपनी क्या करेगी, केवल और केवल करेगी प्रशासन। व्यापारिक जो बॉडी होती थी यानी कमर्शियल जो काम करती थी वो उसका जो काम था वो हमने इस एक्ट के माध्यम से समाप्त कर दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट प्रावधान कहता है मित्रों कि चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। यानी एक प्रावधान और है, एक प्रोविजन यहाँ पे और किया गया कि 1833 के चार्टर एक्ट में सिविल सर्विसेज, यानी सिविल सर्विसेज में जो सिविल सेवक होते हैं, यानी जो आईएएस की हम जो बात करते हैं उस समय आईसीएस इनको बोला जाता था। क्लियर है। और आईपीएस जो आज होते हैं उनको बोला जाता था आईपी, इंडियन पुलिस। तो ये कह रहे हैं कि इस एक्ट के माध्यम से हमने एक प्रावधान, एक प्रोविजन और किया कि सिविल सेवकों के चयन के लिए, उनके सिलेक्शन के लिए हमने एक कंपटीशन एग्जाम भी हमने शुरू करने का प्रयास किया। लेकिन क्या हुआ कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है उस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इसका विरोध किया और फिर हमने क्या किया, इस प्रावधान को हमने यहाँ पे समाप्त कर दिया। क्लियर है। तो ये फ्रेंड्स हमने चर्चा की 1813 के चार्टर एक्ट की, फिर हमने चर्चा की 1833 के चार्टर एक्ट की। अब हम चर्चा करें मित्रों 1853 के चार्टर अधिनियम की। यानी फिर 20 साल के बाद एक और एक्ट आया और उसमें हम चर्चा करने वाले हैं अब 1853 का चार्टर अधिनियम। और पहला प्रोविजन क्या करा है, पहला प्रोविजन कह रहा है कि इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कामों को अलग कर दिया। यानी जो हमने क्या बनाया था, हमने बनाया था भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है। तो भारत का जो गवर्नर जनरल, हमने गवर्नर जनरल बनाया और भारत के गवर्नर जनरल को हमने अभी कहा कि उसको हमने जो है विधायिका संबंधी असीमित अधिकार दिए। ठीक है। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि जो गवर्नर जनरल है ना, इस गवर्नर जनरल की परिषद के लिए इसकी काउंसिल के विधायी काम, ठीक है, और प्रशासनिक कामों को अलग कर दिया, अलग अलग हमने कर दिया। और अलग करने के बाद हमने क्या किया कि इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद और जोड़े गए। यानी गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कामों को अलग किया और उसकी जो काउंसिल है उसमें 6 हमने नए पार्षद और जोड़ दिए। इन्हें विधान पार्षद कहा गया। क्लियर। दूसरे शब्दों में इसने गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन भी किया जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया। और कहते हैं कि परिषद की शाखा ने छोटी संसद की तरह काम भी किया। यानी गवर्नर जनरल की, यानी हमने
बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, पहला प्रावधान। दूसरा, ये जो गवर्नर जनरल हमने बनाया, इस गवर्नर जनरल को जो है हमने जो है इसकी जो काउंसिल है, उसके काउंसिल के विधायी काम और प्रशासनिक काम, यानी कानून बनाने से संबंधित काम और प्रशासन से संबंधित काम, इन दोनों कामों को हमने पृथक पृथक अलग अलग कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया। नेक्स्ट कहते हैं कि इसकी जो काउंसिल है, उस काउंसिल में हमने मित्रों क्या किया, 6 जो है नए पार्षद और जोड़ दिए। तो 6 नए पार्षद और जोड़े, और हमने इस प्रकार से कह रहे हैं कि इन पार्षदों को जोड़ करके हमने क्या किया कि एक तरह से ये मान लीजिए आप कि एक नई विधान परिषद का गठन कर दिया, और उसने जो क्या किया, एक छोटी संसद के रूप में भी काम किया, यानी वो कानून भी बनाएगी, वो प्रशासन भी करेगी। क्लियर। नेक्स्ट प्रावधान मित्रों कहता है, नेक्स्ट प्रावधान कह रहे हैं कि इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ भी किया। यानी अभी हमने चर्चा की थी कि 1833 के चार्टर एक्ट में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक प्रतियोगिता का हमने प्रावधान किया था, लेकिन जब इसका विरोध हुआ तो विरोध होने के बाद हमने इस प्रावधान को जो है समाप्त कर दिया। लेकिन 1853 के चार्टर एक्ट में अब हम क्या करें, कह रहे हैं कि सिविल सेवकों की भर्ती और चयन सिलेक्शन के लिए हमने एक कंपटीशन का हमने शुभारंभ किया, और इस प्रकार से विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए खोल दी गई, और इसके लिए 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति भी की गई। मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मैकाले समिति, सिविल सेवा से संबंधित मैकाले समिति कब गठित की गई थी, 1853 के चार्टर एक्ट के तहत गठित की गई, 1854 के अंदर। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको जो है जरूर से ध्यान रखना। क्लियर। नेक्स्ट प्रावधान कहते हैं इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। यानी कंपनी का जो शासन है उसको हमने जो यहाँ पे विस्तार दिया, हमने उसको फैलाया, और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। यानी भारत का जो क्षेत्र है उसको इंग्लैंड की राजशाही जो है उसके तहत है, हमें इसको जो है कब्जे में रखने का हमने अधिकार दिया। मतलब इंग्लैंड राजशाही के तहत हम जो है अब राज कर रहे हैं इंडिया के अंदर। क्लियर है। और नेक्स्ट प्रावधान मित्रों कहता है कि इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया, और गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए पार्षदों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। यानी मित्रों, अभी मैंने आपसे कहा कि भारत का जो गवर्नर जनरल है, उस भारत के गवर्नर जनरल के परिषद में हमने 6 पार्षद और जोड़े, और हमने उनको जो है विधान पार्षद कहा। तो यही बात यहाँ पे कह रहे हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। यानी ये जो विधान परिषद हमने बनाई कि 6 पार्षद हमने जोड़े थे, तो उन 6 पार्षदों में से 4 का चुनाव हम क्या करेंगे, 4 का चुनाव हम कहाँ से करेंगे कि बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा। यानी हमने इंडिया के अंदर से ही अब 4 विधान पार्षदों का हमने चुनाव करेंगे। यानी स्थानीय प्रतिनिधित्व, यानी लोकल यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव हमने यहाँ पे अब विधान परिषद में हमने लोगों को दिया है, और कह रहे हैं कि स्थानीय प्रांतीय सरकार जो है वहाँ पे उनके द्वारा यहाँ पे हम विधान पार्षद जो है उनका चुनाव करेंगे। क्लियर है। तो ये प्रावधान मित्रों हमने चर्चा की 1833 के चार्टर एक्ट की, 1813 के चार्टर एक्ट की, और देन हमने चर्चा की मित्रों 1853 के चार्टर अधिनियम की। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर अब हम यही स्टॉप रखते हैं। आने वाले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे ताज के शासन से। यानी अब कंपनी का जो काम है वो मित्रों समाप्त हो जाएगा। यानी कंपनी का व्यापार करने का अधिकार हो, प्रशासन का अधिकार हो, किसी प्रकार का जो अधिकार है वो सब जो है यहाँ पे हम 1857 की क्रांति होगी, और उस क्रांति के बाद ब्रिटिश शासन को ये लगेगा कि कंपनी जो है भारत में व्यापार करने, भारत में प्रशासन चलाने में, भारत में राज करने में असफल साबित हुई है। तो इस कारण से हम जो भारत में शासन का जो उत्तरदायित्व लेंगे, यानी भारत में जो राज करेंगे वो हम सीधे ब्रिटिश शासन के माध्यम से देखेंगे। यानी कंपनी का काम यहाँ पे अब आज समाप्त हो जाएगा 1858 के चार्टर एक्ट में। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना। चैनल को मित्रों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर आपको क्लिक करना है ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।